जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस चैप्टर वाइज डिस्कशन में फिजिक्स सेक्शन में हीट एंड टेम्परेचर के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट पे आधारित सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? पहला ऑप्शन है कि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा है कि चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। फिर तीसरा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। और चौथा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र, सवाल आपसे ये करा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। मतलब मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जल के हिमांक बिंदु की। किसकी बात करते हैं? जल के हिमांक बिंदु की, बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट की। तो आप सभी क्या कहते हो? आप कहोगे कि गुरुजी, जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि इस ताप पर जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बर्फ के गलनांक बिंदु की। किसकी बात करते हैं? बर्फ के गलनांक बिंदु की। तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे, जल हमारा जम जाएगा और क्या हो जाएगा सर? हिम यानी कि बर्फ। और जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, बर्फ हमारा पिघलने लगेगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जो सवाल करा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका बर्फ तरल पदार्थ में बदलता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होता है? तरल पदार्थ में बदलता है। तो मेरे मित्र, कोई भी पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या करती है सर? उष्मा को अवशोषित करती है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका द्रव होता है उसमें ऊर्जा अत्यधिक होता है, इसीलिए क्योंकि सर पिघलने के लिए जो उष्मा मिलती है सर, उस उष्मा को बर्फ के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि सर चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण क्या करते हैं सर? उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसीलिए जो पिघला हुआ बर्फ जिसको हम लोग द्रव कह रहे हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? आप कहेंगे सर ज्यादा होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये अवस्था में परिवर्तन किस तरह से होता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम लोग पदार्थ के तीनों अवस्था की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ठोस होता है, द्रव होता है और साथ ही साथ क्या होता है? गैस होता है। ध्यान में रखिएगा कि हम चौथे अवस्था प्लाज्मा की भी बात कर सकते हैं और उसके बारे में हम सीधे कहेंगे कि सर अगर किसी गैस को आयन दे देंगे तो वो हमारा गैस प्लाज्मा में बदल जाएगा। यानी कि गैसों के आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि बेसिकली जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो ठोस, द्रव और गैस में दाब और ताप के प्रभाव के कारण। लेकिन सिंपल में अगर हम यहां पे ताप के प्रभाव की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम ठोस पदार्थ को क्या करेंगे? ठोस पदार्थ को हीट देंगे। क्या करेंगे सर? हीट देंगे, यानी कि गर्म करेंगे। तो ठोस हमारा किस में होगा सर? द्रव में बदल जाएगा। अब यहां पे ठोस के बदले हम बर्फ को रख देते हैं। चला, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या कहिएगा?
सर ये द्रव में बदल जाएगा। अब मेरे मित्र इस द्रव को और गर्म करेंगे आप और हीट करेंगे तो ये द्रव आपका किस में बदल जाएगा? सर गैस में बदल जाएगा। यानी कि बर्फ पहले द्रव में बदला और फिर द्रव आपका किस में बदल गया? सर गैस में बदल गया। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि इसी गैस को अगर ठंडा किया जाए, अगर इसी गैस को क्या किया जाए? ठंडा किया जाए तो ये हमारा फिर से द्रव बन जाता है, और इसको और ठंडा किया जाए तो मेरे मित्र ये फिर से हमारा क्या हो जाता है? आप कहते हैं सर जी ठोस हो जाता है। तो मेरे मित्र सीधा सा सवाल ये है कि गुरुजी ये परिवर्तन यहां पे हो कैसे रहे हैं? ठोस कैसे द्रव बन रहा है और द्रव कैसे गैस बन रहा है? तो आप सभी को मैंने बताया है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, और पदार्थ के कण आपस में मजबूती से सर अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। और किसी भी पदार्थ की अगर आप शेप एंड साइज की बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? सर जो उसके कणों के बीच में लग रहे अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं उस पे डिपेंड करता है। आप सबों को मालूम है कि अगर ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है, चिला ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है, तो इसमें सर जो इसके कण होंगे वो बहुत मजबूती से आपस में बंधे होंगे। क्या होंगे? सर जो कण होंगे वो बहुत मजबूती से आपस में बंधे होंगे। और मेरे मित्र जब आप इसको दाब देते हैं या फिर ताप देते हैं, दाब या ताप देते हैं, तो एक्चुअली में ये जो ताप दे रहे हैं ये एक तो एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्या होती है? सर इसके कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने में लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सर इसके कण के द्वारा क्या किया जाएगा? ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। तो मेन रीजन क्या है सर ताप देने का? मेन रीजन ये है कि सर जो पदार्थ के कण आपस में मजबूती से बंधे हैं उस मजबूती को हम तोड़ दें तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे? सर मतलब डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि विकृत हो जाएंगे, और विकृत हो जाएंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा? आप कहेंगे सर द्रव रूप में आ जाएगा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ चला कि सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब हुआ पदार्थ के जो कण हैं उसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल को हम क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे तोड़ रहे हैं। अब इस दौरान क्या होगा? आप कहेंगे कणों के द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाएगी। मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो आप कहेंगे सर जब बर्फ हमारा पिघलेगा, जब हमारा बर्फ पिघलेगा तो बर्फ के कण क्या करेंगे? सर उसमें ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। बर्फ के कण क्या करेंगे? सर उसमें ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक ऊर्जा तो इसके पास उसमें ऊर्जा का है ही। अब चूंकि बर्फ सॉलिड रूप में होता है, पिघलेगा तो द्रव रूप में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो द्रव पदार्थ के कण होंगे उसमें सर ठोस के अपेक्षा जो अंतराण्विक आकर्षण स्थान होगा वो क्या होगा? ज्यादा, अंतराण्विक आकर्षण बल कम। तो आप कहेंगे सर ठोस के अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण जो है वो आसानी से मूव कर पाएंगे। मेरे मित्र जैसे ही मूव कर पाएंगे तो उसके अंदर मूव करने के चलते गतिज ऊर्जा भी होगी और साथ में क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा भी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि सर बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उसमें ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जैसे ही बर्फ के कण द्रव में बदलेंगे तो सर उसके कण जो है अंतराण्विक स्थान बढ़ जाने के चलते सर अच्छे से, या आप कह सकते हो तेजी से मूव कर पाएंगे। तो एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और दूसरी सर ऊष्मीय ऊर्जा। आप क्या कहिएगा? सर स्वाभाविक सी बात है कि ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। क्या रहा है कि पहला ऑप्शन में कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में यह चीज देखने को मिलती है, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघनित्र में वाष्प के संघनन में। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ताप के अंतरण की बात कर रहे हैं यह मुख्य रूप से ऊष्मीय संचरण में आपको देखने को मिलती है। और हम क्या कहते हैं कि सर जो ऊष्मा का संचरण होता है, जो हीट एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, वो 3 प्रोसेस से, पहला चालन जिसको कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा कन्वेक्शन जिसको हम संवहन बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है सर? रेडिएशन होता है। आई रिपीट माई वर्ड, जब भी सवाल आपसे करा जाएगा कि ऊष्मा का या ऊष्मीय संचरण के कितने मेथड हैं, ऊष्मीय संचरण के कितने मेथड हैं, आप क्या कहोगे? सर पहला कंडक्शन है जिसको हम चालन कहते हैं। दूसरा क्या है सर? दूसरा हमारा कन्वेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर संवहन कहते हैं। और तीसरा आपका क्या है? आप कहेंगे गुरुजी रेडिएशन। किसका क्या है? रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं।
अब मेरे मित्र सवाल यह है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। तो ताप का अंतरण जो मुख्य रूप से हो रहा है चालन, संवहन और विकिरण से, वो इनमें से किस में होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में मेरे मित्र इसमें जो ताप का अंतरण होगा वो तो आप कहेंगे सर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही हीट है, बस पाइप एक माध्यम बना रहा है कि जल के अणु, गर्म जल के अणु इधर उधर ना जाए, वो सीधे पाइप से जाए। तो इसमें तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर कॉइल में आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र सही आंसर बॉयलर भट्टी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ताप का अंतरण होता है वो सर चालन के द्वारा भी होता है, संवहन के द्वारा भी होता है और विकिरण के द्वारा भी होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चालन, संवहन और विकिरण हमें पल्ले नहीं पड़ रही है। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 डायग्राम आप सभी देखिएगा। पहला क्या है? आप कहेंगे सर कंडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चालन। दूसरा क्या है चला सर? संवहन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और तीसरा क्या है? रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विकिरण। बस समझिएगा यहां पे कि ये जो आपका चालन की प्रक्रिया है, ये जो आपका चालन की प्रक्रिया है, ये केवल और केवल आपको कहां देखने को मिलती है? ध्यान में रखेंगे कि केवल ठोस एवं पारा में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? केवल ठोस एवं पारा में देखने को मिलेगा। सर क्या होता है इसमें? मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा ठोस है। आप कहेंगे बिल्कुल ये सर कणों से मिलके बने होंगे, बना दिए कण से मिलके बने हुए। हम क्या कर रहे हैं सर? इसके नीचे आग जला दे रहे हैं। आग कलर लाल होता है चला, तो लाल कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर? इसके नीचे में आग जला दे रहे हैं। अब ये जो आग है सर क्या करेगा सर? यहां पे जो इसके नजदीक, सतह के नजदीक के जो कण होंगे उसको गर्म करेगा। अब ये कण यहां से उठ के यहां ना आ जाएगा चिल्ला, क्या करेगा सर? तो सर ये कण अपने नजदीक वाले कण जो इससे सटे होंगे उसको गर्म करेगा, फिर अगला असर उसको गर्म करेगा, अगला असर फिर उसको, अगला फिर इसको, और इसी तरीके से पूरा सतह क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर गर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर चालन प्रक्रिया के दौरान ठोस के कण उष्मा का संचरण उठ उठ के नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो सर अपने से सटे हुए कण को उष्मा ऊर्जा हस्तांतरित करते जाते हैं। और इसमें मेनली क्या हो रहा है? तो सर दो कण आपस में संपर्क हो रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो हीट एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो सर कणों के आपस में संपर्कित होने से। तो ध्यान में रखेंगे कि उष्मीय संचरण के लिए चालन एक ऐसा विधि है जिसके थ्रू एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली कांटेक्ट के सहारे ट्रांसफर होती है। मतलब उष्मा ऊर्जा जो है वो कणों के संपर्कित होने से क्या होती है सर? तो एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि संवहन जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है? द्रव एवं गैस में जो उष्मा का संचलन होता है वो कैसे? ध्यान में रखिएगा, संवहन प्रक्रिया के थ्रू। कैसे होता है सर? संवहन प्रक्रिया के थ्रू। और मेरे मित्र इसमें क्या होता है? तो मेरे मित्र इसमें जो कण मूव करते हैं सर वो उष्मीय ऊर्जा को ले जाते हैं अपने साथ। कहेंगे कैसे? तो आप सबों को मालूम है कि ठंडी वायु और गर्म वायु दोनों में हल्का कौन होता है? आप कहेंगे सर हवाएं जब गर्म हो जाती है तो वो हल्का हो जाता है। मेरे मित्र सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो सर? आप अर्थ पे, मतलब पृथ्वी जहां पे आप रह रहे हो वहां पे कुछ जला दिए, अंगीठी वगैरह, ताप निकलेगा। कहेंगे बिल्कुल सर हर जगह पे हवा है, हवा के जो कण होंगे जो आपका ताप जल रहा है उसके संपर्क में होंगे सर, वो गर्म होकर के हल्का हो जाएगा सर, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और सर वो ऊपर उठेगा तो फिर वो आपका जो गर्म हवा है वो क्या होगा सर? जहां पे आपका ठंडा हवा है उस ओर प्रवेश कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे कण जो है वो उष्मीय ऊर्जा को अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। और यही चीज होता है सर द्रव के कणों के साथ भी। तो मेरे मित्र इसमें क्या होता है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उष्मीय संचरण के संवहन विधि में जो उष्मीय ऊर्जा होती है वो अणुओं के गति के चलते क्या होती है सर? संभव हो पाती है। और जब सर आपका उष्मीय ऊर्जा अणुओं के मास मॉलिक्यूल्स के सर सीधे सीधे मोशन के अनुरूप होती है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर कन्वेक्शन, यानी कि संवहन कहते हैं। और मेरे मित्र जब हम विकिरण यानी कि रेडिएशन की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखना कि रेडिएशन मतलब आपका जब कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर सर कहीं पे जनरेट हो रहा है तो उससे जो निकलने वाली हीट एनर्जी होती है वो रेडिएट होती है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेडिएशन के रूप में जो हीट एनर्जी निकलती है वो सर तरंग के रूप में निकलती है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये किस रूप में निकल रही है? आप सभी याद रखिएगा तरंग। और ये किस प्रकार का तरंग होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि विकिरण में हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
विकिरण में क्या होता है सर, हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उष्मीय संचरण में विकिरण एक ऐसा विधि है जिसके थ्रू बिना माध्यम के उष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जैसे सन बहुत ज्यादा उष्मा है सर, उससे जो उष्मीय ऊर्जा निकल रही है वो प्रकाश के वेग के डायरेक्शन में सीधी रेखा में आपके पास तक पहुंच रही है। सर यहां पे कोई माध्यम है नहीं है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब विकिरण के थ्रू उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो यहां पे आपका जो माध्यम है वो गर्म नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम सोलर भट्ठी की बात करें या फिर किसी वैसे जगह की बात करें जहां पे सर आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या ऐसा संभव है कि सर उसकी हीट जहां तक पहुंच रही है वो पूरा का पूरा माध्यम को ही गर्म किया हुआ है? आप कहेंगे नहीं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है इसके थ्रू तापांतर आपको कहां पे देखने को मिलता है? बॉयलर भट्ठी में देखने को मिलता है, जिसमें कंडक्शन सर अणुओं के डायरेक्ट कांटेक्ट के चलते जो उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण होगा, अणुओं के गति के चलते जो उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण होगा संवहन, और बिना किसी सर माध्यम के जो उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण होगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे विकिरण कहलाएगा। और मेरे मित्र कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ ठोस और पारा में होगा, संवहन द्रव और गैस में होगा, और साथ ही साथ विकिरण के लिए हमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा आती है और किस माध्यम से? सर विकिरण माध्यम से ही आती है, यानी कि वहां पे उष्मा का संचलन किसके थ्रू होता है? आप कहेंगे रेडिएशन यानी कि विकिरण के थ्रू होता है। आगे मेरे मित्र आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है इसके तापमान पर, पिंड के प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, उपरोक्त सभी पर। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि विकिरण द्वारा जो उष्मा का हस्तांतरण होगा वो मुख्य रूप से किस पे निर्भर करेगा? सर उसके तापमान पर भी, पिंड की प्रकृति कैसी है, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी। पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार का क्या मतलब हुआ कि सर पृष्ठ हमारा कितना चमकीला है और साथ ही साथ जो पृष्ठ है हमारा वो कितना चिकना है। ठीक है, मतलब आप ये कहेंगे कि सर जब तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल चला। आप सभी ये याद रखना कि जब भी हम रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर टेम्परेचर पे, साथ ही साथ पिंड की प्रकृति कैसी है और पिंड का जो पृष्ठ है उसका विस्तार कैसा है। बोले तो वो चिकना है तो सर ज्यादा उष्मा का क्या होगा? सर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि उससे उष्मा रिफ्लेक्ट करेगी। और साथ ही साथ प्रकार, मतलब अगर वो हमारा सर बहुत ज्यादा स्मूथ है और आप कह सकते हो पॉलिश सरफेस है तो सर जो विकिरण होगा वो बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विकिरण इन सभी बातों पर निर्भर करती है। अगला सवाल क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। चिल्ला क्या कहोगे कि गुरुजी ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार करा है और इसमें हमें कोई मतलब दुविधा नहीं है। इतना तो हम सबों को मालूम है कि गर्मी के दिनों में जो सर धात्विक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? फैलते हैं। और आप सबों को मालूम है कि जो रेलवे ट्रैक है सर उस पर रेलगाड़ी दौड़ती है। आप कहेंगे बिल्कुल ही तो बच्चा वाला बात हो गया। सर ध्यान दीजिएगा कि जो रेलवे ट्रैक दौड़ती है वो रेल पटरी के संपर्क में होती है। क्या होती है? रेल पटरी के संपर्क में होती है। तो यह बात तो बिल्कुल ही सही है कि सर जो लौह पदार्थ है वो गर्मी के दिनों में सर फैलेगा, लेकिन रेलवे ट्रैक पर रेल पटरी दौड़ती है लगातार, तो हम सबों को मालूम है कि घर्षण से भी उष्मा उत्पन्न होती है। और मेरे मित्र जो रेलवे ट्रैक है वो लोहे का बना होता है और लोहा उष्मा पा करके क्या होता है? सर फैलता है। तो अगर दो पटरियों के बीच में, दो ट्रैक के बीच में गैप नहीं रखा जाएगा तो क्या पता चलेगा कि सर फैलने के साथ ही दोनों पटरी आपस में चिपक गई है और रेल हमारा क्या हो गया है? तो सर फेल हो गया है। मतलब साफ है कि जो सवाल यहां पे कहा जा रहा है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है इसलिए क्योंकि लोहा गर्मी में फैलता है। मतलब सर स्टेटमेंट भी सही और कारण भी सही, तो कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है वो क्या कर रहा है? ए की उचित व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। संवहनी संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, श्वसन संबंधी। क्या कहिएगा कि सर तंत्र तरल यानी कि तरल पदार्थ की बात की जा रही है और अभी जस्ट आपने बताया है
कि द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र संबंधी चिला, इसको हम नर्वस सिस्टम कहेंगे, और हमारे बॉडी में जितने भी सर नियंत्रण के कार्य होते हैं वे सब के सब तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। उत्सर्जन एक्सक्रेटरी, मेरे मित्र आपके बॉडी से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर आते हैं वो सब के सब उत्सर्जन के थ्रू। और श्वसन, आप सर जिंदा हैं किसके वजह से? श्वसन के वजह से। एक सेकंड सर अगर आप सांस लेना छोड़ देंगे, ऐसे तो एक सेकंड नहीं, मतलब 30-40 सेकंड तक जिंदा रह जाएगा, लेकिन एक आध मिनट अगर सांस रोक के रह गए तो चला समझो कि आदमी चल गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सरल सा सवाल कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। क्या कहिएगा कि सर जो ऊन है या जो जैकेट है वो क्या करता है? तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको सर रोके रखता है। आप सबों को मालूम है कि आपके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या है सर? 37 डिग्री सेल्सियस। जब कोई हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं तो मेरे मित्र वो क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के अंदर बना हुआ रहता है और बाहरी जो ठंड हवा होती है वो हमें सर संपर्क में नहीं आती है। इसी वजह से ऊनी कपड़ा हमें क्या करता है सर? जाड़े के दिन में गर्म रखता है। तो सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि सर ऊनी कपड़ा हो, जैकेट हो, ये सब के सब क्या होंगे? ऊष्मा के कुचालक होंगे, और इसीलिए ये हमारे शरीर को गर्म रख पाते। क्यों? अगर ये ऊष्मा के सुचालक होते तो हमारे शरीर से हीट एनर्जी को क्या करते सर? ये बाहर निकाल देते, लेकिन सर ये तो ऊष्मा के कुचालक है, हीट एनर्जी इससे बाहर निकल ही नहीं रही है, बदले में शरीर हमारा गर्म हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि सर ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का क्या होता है? आप कहेंगे सर कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। मेरे मित्र एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ पदार्थ को छूते हैं तो आपको गर्मी लगती है और कुछ पदार्थ को आप छूते हैं तो आपको ठंडी लगती है। ऐसा कैसे? ध्यान देंगे, जैसे आप चाय के प्याले को छुओ आपको गर्मी महसूस होगी, आप किसी फ्रिज से निकाले हुए पानी बोतल को छुओ आपको ठंडी महसूस होगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सर अगर आपसे किसी वस्तु में हीट ट्रांसफर हो रही है, आपसे अगर किसी वस्तु में हीट ट्रांसफर हो रही है तो आपको क्या पता चलेगा सर? आपको ठंडक महसूस होगा। जैसे मेरे मित्र अगर बर्फ को हम अपने हथेली पर रख ले तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो सर बर्फ जो है वो हमारे हथेली पे आने के साथ ही पिघल जाता है। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्यों पिघल रहा है, सर बर्फ के कण जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बर्फ के कण क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। तो जिस पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर से ऊष्मा का अवशोषण किया जाएगा वो पदार्थ हमें छूने में ठंडा लगेगा। और मेरे मित्र जो चाय होता है उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, और इसीलिए जब चाय के प्याले को आप क्या करते हो सर? छूते हो, तो चाय के प्याले से हीट जो है वो आप में आता है। तो सर जिस वस्तु से हीट आपके बॉडी के अंदर आएगा वो वस्तु आपको क्या होगा? आप कहेंगे गर्म लगेगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। मेरे मित्र यह ना तो ऊर्जा कुशल होता है, ना ही अन्य बर्तन से इसमें अधिक तेजी से खाना बनता है, और ना ही यह भंगुर होता है, बल्कि क्या होता है सर? यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। क्या होता है सर? बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। इस वजह से ओवन अगर हमारा ज्यादा हीट भी होगा तो सर अगर हम उसको छूने जाएंगे तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ओवन में किसका उपयोग करते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग करते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? मेरे मित्र माइका, बेकेलाइट, ग्रेफाइट, शुष्क वायु। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग बात करेंगे विद्युत के अच्छा चालक की तो हम सबों को मालूम है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए विद्युत का चालक कहलाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाई द मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सर आंसर इज all the conducting substances which conduct heat and electricity that's all are possess free of electron। जितने भी चालक पदार्थ हैं जो सर विद्युत का चालन करते हैं उन सभी में क्या होता है सर? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। and we can also say that sir all the metallic bodies are belongs to the conducting substances and all the non metallic bodies are belongs to the non conducting substances। यानी कि उसको हम लोग इंसुलेटर कुचालक के रूप में देखते हैं।
और आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि गुरुजी माइका, बेकेलाइट और शुष्क वायु ये सभी क्या है? कुचालक। जबकि ग्रेफाइट हमारा क्या है? आप सभी कहेंगे सर ये जो है ये विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधातु है, लेकिन फिर भी ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो इसकी संरचना होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को छूने में हमें मुलायम भी बनाता है, क्योंकि वे सर कण फिसलते रहते हैं। और साथ में क्या होता है? तो सर वो इलेक्ट्रिसिटी का भी संचालन करते हैं, यानी कि विद्युत का भी क्या करते हैं सर? चालन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहां पे शुष्क वायु दिया हुआ है, तो क्या वायु कभी विद्युत का चालन करती है क्या? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर पे वायु की, किसकी बात करते हैं चला? नॉर्मल प्रेशर पे किसकी? एयर की। तो नॉर्मल प्रेशर पे एयर जो है वो विद्युत का क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, जैसे ही नॉर्मल प्रेशर से हम प्रेशर को लो करेंगे, यानी कि निम्न दाब करेंगे, तो सर निम्न दाब पे वायु क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखना, निम्न दाब पे वायु विद्युत का चालक होगा। विद्युत का क्या होगा? आप कहेंगे चालक होगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र ये निम्न दाब पर वायु विद्युत का चालन करती है, इस सिद्धांत का उपयोग इलेक्ट्रॉन को खोजने में किया गया था, और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम बताएंगे कभी तो आप सभी वहां पे देखना। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। मेरे मित्र आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल। क्या कहेंगे कि सर ये तीनों धातु है, ये तीनों क्या है? धातु। तो जाहिर सी बात है कि ये विद्युत का चालन करेगा, यानी कि चालक होगा। जबकि मिट्टी का बर्तन आप कहेंगे कुचालक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। क्या कहोगे मेरे मित्र कि सर ये जो चांदी है, ये जो तांबा है, और ये जो सोना है, और ये जो एल्यूमिनियम है, ये सब के सब क्या है सर? अच्छे सुचालक माने जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और समानता क्या है? तो सर ये धातु तो है ही, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट दिस ऑल आर बिलोंग्स टू द गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि सर ये सब के सब धातु हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ये मत सोच लेना कि ये सभी कीमती धातु हैं, सब नहीं है सर। यहां पे चांदी और सोना सर ये महंगा है, तांबा और एल्युमिनियम अफोर्डेबल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, चूंकि चांदी जो है वो विद्युत का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो धातुएं होती है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, और सर जो आपका अधातुएं होती है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। मेरे मित्र चांदी आपका सर्वोत्तम चालक माना जाता है विद्युत का, फिर भी इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि सर ये महंगा है। इसीलिए सर उत्तम चालक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तांबा का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। क्या होगा आंसर इसका? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पहले तो हमें यह बताओ कि ये ऊष्मा चालकता क्या होती, ऊष्मीय चालकता क्या होती। याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और चला जी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यह हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ ऊष्मा का अपने में से चालन कितना आसानी से कर रहा है, और किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का आसान प्रभाव सर उसकी ऊष्मीय चालकता को बताता है, जिसको बेसिकली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इस ऊष्मीय चालकता के फॉर्मूला की, इस ऊष्मीय चालकता के फॉर्मूला की, तो आप सबों को मेरे मित्र ये ध्यान में रखना होगा, आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि यहां पे एक मिनट चला, यहां पे
ठीक है। यहां पे जो आपका K है ये क्या है सर, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग उसमें चालकता कहते हैं। और मेरे मित्र K इक्वल टू क्या है, QD बटा A डेल T, QD बटा A डेल T। मेरे मित्र Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि कितना उष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल प्लेन्स, दोनों आइसोथर्मल प्लेन्स के बीच की दूरी। A क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। T क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्या देख रहे हैं कि सर जो उष्मीय चालकता है वो इस फॉर्मूला के अनुसार सर तापमान के क्या है, आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। तो जाहिर सी बात है चला कि तापमान बढ़ेगा तो उसमें चालकता घटेगा, तापमान घटेगा तो उसमें चालकता बढ़ेगा। जो सवाल करा जा रहा है कि किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर चूंकि उसमें चालकता तापमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती के साथ संबंध में है, इसीलिए अगर यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ते तापमान, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आप सभी कहिएगा गुरुजी जो उसमें चालकता होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस K का जो हम लोग यूनिट बोलते हैं यानी कि मात्रक बोलते हैं वो क्या होता है, याद रखिएगा वाट मीटर पर केल्विन। क्या लिखते हैं सर, वाट पर मीटर केल्विन, क्या बोलते हैं, वाट पर मीटर केल्विन। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। पहला है रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। दूसरा है प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। तीसरा है चांदी, तांबा, सोना और लोहा। और चौथा है बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट और एल्युमिनियम। क्या होगा इसका आंसर, सवाल करा जा रहा है कि कौन सा समूह जो है वो सर्वाधिक उष्मारोधी है, यानी कि सबसे ज्यादा किस समूह के द्वारा उष्मा का क्या किया जाता है सर, रोधन किया जाता है। बोले तो सर जो हीट को रेसिस्ट करता है। क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इस समूह में देख रहे हैं तो रबर है हमारा, कांच है हमारा और प्लास्टिक है हमारा और एबोनाइट है और कपास है और तांबा है। हम क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो ना होगा। काहे कि कहा जा रहा है कि सर्वाधिक उष्मारोधी है, जबकि यहां पे तांबा जो है वो क्या है सर, आप कहेंगे सर उष्मारोधी नहीं है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, प्लास्टिक की, एबोनाइट की, कागज की, कपास की, बेकेलाइट की, शुष्क हवा की और रबर की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें प्लास्टिक है, एबोनाइट की छड़ है, कागज है, कपास है, बेकेलाइट है, शुष्क हवा है, रबर है, ये सभी क्या है, आप कहेंगे सर उष्मारोधी हैं। जबकि चांदी, तांबा, सोना ये भी नहीं होगा, बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, लेकिन एल्युमिनियम देके गलती कर दिया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तो मेरे मित्र जो तांबा और आपका पारा होता है, सॉरी जो आपका लेड और पारा होता है, ये तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं, इसीलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब हम लोग थर्मिस्टर की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा प्रतिरोधक है जो उष्मा के साथ बहुत ही संवेदनशील होता है। मतलब उष्मा अगर थोड़ा भी परिवर्तित होगा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे सर थर्मिस्टर। और मेरे मित्र थर्मिस्टर के सिंबल को आप कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। और ये उष्मा के प्रति क्या होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर थोड़ा भी उष्मा बदलेगा तो जो सर प्रतिरोध होती है वो क्या होती है सर, पूरी तरीके से बदल जाती है, या आप कह सकते हो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है। बाद बाकी यहाँ पे सर कैपेसिटर जिसको हम लोग संधारित्र बोलते हैं, द्विध्रुवीय जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट के रूप में देखते हैं, और ट्रांजिस्टर आप सभी समझ रहे हैं। मेरे मित्र आज के इस सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन ही रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही आप सबों के साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और साझा करना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी मित्र साइंस के बदले हुए पैटर्न पे पूरी साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइव या रिकॉर्डेड मोड में, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र ध्यान पे रखिएगा, अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप आरआरबी जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में आ सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर
तीनों आपको कंप्लीट जो आपका बदला हुआ पैटर्न है उस पर कराया जाएगा और साथ ही साथ ये आपके रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम तो सिर्फ एएलपीएन टेक्नीशियन के लिए भी पढ़ रहे हैं और लाइव पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, हम रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में जुड़ सकते हैं जो कि आपका रिकॉर्डेड है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ बेसिक साइंस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप हमारे साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिकॉर्डेड बैच में इनरोल हो सकते हैं और ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आपको इन बैच से संबंधित किसी भी तरह का अन्य जानकारी चाहिए तो आप 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।